बात पर निर्भर करेगा कि हम समस्याओं को या बातों को कितना समझ पाएंगे। उसका कारण ये है, यदि आपको ये लगे कि ये समस्या परमात्मा ने पैदा की है या प्रकृति ने पैदा की है, तो प्रकृति का एक नियम है, वो अगर किसी चीज़ को खराब करती है तो उसको ठीक भी कर देती है अपने आप। ये परमात्मा का एक नियम है। वो अगर किसी चीज़ को बीमार करती है, मान लो अब वो हमें बीमार करने लगे कि अभी बारिश के मौसम में आपको कुछ बीमारियां होने लग जाएं मच्छरों की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से, तो प्रकृति क्या करेगी, उसी दौरान अपने आसपास खेतों में, रास्तों के आसपास ऐसे पेड़ पौधों को उगाना शुरू कर देगी जिनमें उस बीमारी का इलाज होता है। ये एक ऐसा सत्य है जो दुनिया भर के डॉक्टरों ने, साइंटिस्ट ने रिसर्च करके निकाला कि आदमी की हर बीमारी का इलाज के रूप में धरती पर कोई ना कोई पौधा उपलब्ध है, हर बीमारी के लिए, चाहे कितनी ही गंभीर से गंभीर बीमारी हो। आपको चोट लगी हो, आपका बॉडी का कोई पार्ट कट गया हो, आप मतलब कैंसर हो, कुछ भी हो, छोटी मोटी बीमारियां तो बहुत छोटी चीज है, तो हर बीमारी का इलाज संभव है। ये प्रकृति का है, प्राकृतिक तरीके से अगर बीमारी हुई है तो। अब मच्छर जो हैं वो प्रकृति के सबसे बड़े वैक्सीनेशन एजेंट हैं। मच्छर, असल में मच्छर हमारे डॉक्टर्स हैं। वो क्या करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति के शरीर से उसको जब वो डंक मारते हैं या उसका खून चूसते हैं तो कुछ बैक्टीरिया या कुछ बीमारी का जो वायरस है वो उसके चोंच पे लगा रहता है, और जो ठीक ठाक आदमी है वो उसको काट ले तो वो वायरस उसकी बॉडी में छोड़ देता है। अच्छा, ये जो डॉक्टर हैं ये कहते हैं हम पोलियो का वैक्सीन लगाते हैं, ये भी तो यही कहते हैं, वो भी तो डेड वायरस ही डालते हैं। यानी कि मच्छर से उन्होंने प्रेरणा ली वैक्सीनेशन की। मच्छर हमारा नेचुरल वैक्सीनेटर था, नेचुरल डॉक्टर था, जो मौसम के अंदर आने वाले टाइम की बीमारियों के लिए आदमी और जानवरों के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप पैदा कर देता था कुदरती तरीके से। तो इन लोगों ने क्या किया, हमको वो बिजली में लगाने वाली और जला के कॉयल, वो ऐसी कॉयल दे दी और ये कह दिया ये मच्छर भगाने की हैं, इनको जलाओ तो मच्छर भाग जाएंगे। पहले तो बल्ब के ऊपर रखते थे, फिर वो जलाने वाली कॉयल थी। मैं नाम कंपनियों के नहीं लेता जानबूझ के, क्योंकि उनके एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी तो वो नहीं करेंगे, लेकिन मच्छर भगाने की जो मशीनें आपको दे दी, लेकिन साथ के साथ उस मच्छर भगाने की मशीन के धुएं के अंदर ऐसे केमिकल डाल दिए जिसकी वजह से आपको दमे की बीमारियां हो, आपको फेफड़ों की बीमारियां हो और साथ में आपको कैंसर हो जाए। और ये बात बुजुर्गों जो अवेकन लोग थे उनको तो बिना ही पढ़े पता थी कि ये खराब है हमारे शरीर के लिए। सबसे बेहतर है नीम की पत्तियां जला दो, उनकी टहनियां जला दो, उसी से काम चल जाएगा। गाय का गोबर से बने हुए उपले हैं उनको जलाते होते थे हम लोग। अब अगर इस बात का पता चल जाए कि ये वाली बीमारी हमको प्रकृति या परमात्मा ने नहीं दी है, ये बीमारी हमको किसी आदमी ने दी है या किसी संस्था ने दी है या किसी व्यवस्था ने दी है, तो भाई अगर वो बीमारी पैदा करी गई है तो फिर उसको प्रकृति नष्ट करेगी कि या कोई बराबर में कोई दूसरा इंसान करेगा, वो बताइए। हमें करनी पड़ेगी ना भाई। यदि वो हमारे दुश्मन ने पैदा करी है तो फिर हमको मिलकर के उसका मुकाबला करके उसको ठीक करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप लोग? आपके जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, आप सब लोगों के जीवन में, सबके जीवन में होती हैं। जो तकलीफ परमात्मा ने आपको दी है उसका इलाज भी परमात्मा समय के साथ आपको दे देगा, लेकिन जो तकलीफ आपको किसी व्यक्ति ने दी, किसी संस्था ने दी, किसी सरकार ने दी, किसी कंपनी ने दी, उसका इलाज तो हमको ही करना पड़ेगा ना जी। मैं ये कह रहा हूं, नहीं समझे क्या? प्राकृतिक समस्या का समाधान तो प्रकृति कर देगी, लेकिन आदमी की दी हुई समस्या का समाधान आदमी को ही करना पड़ेगा।
दुश्मन की दी हुई समस्या का समाधान मित्रों को मिलकर करना पड़ेगा। अब पहले समस्या को समझना पड़ेगा उसके लिए कि आपके घर में जो समस्या है वो किसने पैदा की, और अगर आपको ये समझ में आ गया कि हाँ ये समस्या वैसे पैदा हुई है और उसका कारण ये है, तो उस कारण को खत्म कर देना है, बात खत्म। भाई आप अभी यूपी के बुलंदशहर में हम लोग बैठे हुए हैं, मैं हरियाणा के करनाल जिले से आता हूं। मैं यहां की अगर गलियों का हिसाब लगाऊं तो यहां अभी गलियों में ईंटें और खड़ौंजा है, ठीक है, इधर की ईंटों में। मैं अपने वाली गलियों का हिसाब लगाऊं तो मेरे वाली जो गलियां हैं वहां पे पक्की सीमेंट की रोड बना दी है। फिर यूपी के ही कुछ और इलाके में चले जाइए, आगे चले जाइए आजमगढ़ के इलाके में, वहां आज भी गलियां कच्ची हैं, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि पक्की गलियां जो मेरे करनाल में है वो बढ़िया हैं, या आपके यहां पर ईंटों वाली गली है वो बढ़िया है, या जो आजमगढ़ में जो कीचड़ भरा रहता है गलियों में वो बढ़िया है। आपको क्या बताया सरकार ने और टेलीविजन ने कि साफ सफाई रखनी चाहिए, स्वच्छता बहुत जरूरी है, और साफ सफाई अगर नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, ऐसा बताया। अब आप कैलकुलेशन कर लेते हैं कि मेरे करनाल में बहुत साफ सफाई है, वहां घर में अगर 10 लोग रहते हैं तो 10 में से 9 बीमार हैं, ठीक है। आपके यहां 10 में से 6 बीमार होंगे, वो भी सरकार के ही करे हुए होंगे। अभी थोड़े दिन पहले जो वैक्सीन लगाई थी उसके बाद ज्यादा बीमारी आई होगी, उससे पहले यहां बीमार नहीं होते होंगे। और जिन इलाकों में, आदिवासी इलाकों में जाते हैं जहां कोई गली पक्की नहीं है, कोई सड़क पक्की नहीं है, जहां कोई साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, खेतों में ही हगते हैं, वहीं से काट के न्यार लेके आते हैं, अपने डंगरों को खिलाते हैं, वहां एक भी आदमी बीमार नहीं है पूरे गांव में। अब समझ में नहीं आ रहा है भैया, जब हम लोग, आप सोचो हमारी मां जब चूल्हे पर रोटी बनाती थी, अभी सरकार ने बोला उज्ज्वला योजना से हमने आप लोगों को गैस के सिलेंडर दिए, अभी आपको देखना है ये कि ये कौन सी बढ़िया। देखो अब गली पक्की पे आदत, पहले पक्की गली पे ही ले लेते हैं, तो पक्की गली की बात समझ में आई आपको कि वो बीमारी का घर है। पक्की गली करने के लिए जो सीमेंट चाहिएगा और जो सीमेंट बनाने के लिए फैक्ट्री के अंदर जो पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे और जो उसको ढोने के लिए जो तेल निकालना पड़ेगा, उसमें कितना पर्यावरण का प्रदूषण होता है इसका अंदाजा आप नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमें अभी कैलकुलेशन नहीं सिखाई गई है। इसका कैलकुलेशन पढ़े लिखे बच्चे जो इस वीडियो को देखेंगे वो अपने अपने लेवल पे कर देंगे। फिर मैंने देखा कि भाई ये तो एक फैक्टर है पक्की गली का। पक्की गली का दूसरा फैक्टर, जहां पर मेरे यहां करनाल में, मेरे गांव के आसपास के इलाके में, जहां गांव की हर गली पक्की है, जहां आसपास सड़क के किनारे भी अगर कहीं पर जगह बची हुई है वहां भी अगर पक्का कर रखा है, तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, वहां जमीन में नीचे पानी जाने का रास्ता नहीं छोड़ रखा है उन्होंने। तो जमीन का पानी अगर जमीन में नहीं जा रहा है तो मेरे वहां पर पानी 1000 फुट पे है, 800 फुट पे, 700 फुट के। और मैं अभी मान सिंह जी के घर से आया हूं, वहां मैंने देखा हाथ वाला नलका चल रहा है। नहीं समझे आप बात? अब अगर देखो, सोचो, सरकार कहे तुमको वैक्सीन लगानी पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी सुविधाएं बंद कर देंगे। सुविधाएं बंद करके क्या बंद करोगे भाई? तुम्हारा पानी की टूटी बंद कर देंगे। मान लो आपकी भी बंद कर दी, हमारी भी कर दी, करनाल वालों की भी। आप लोग गांव वाले बात करोगे, भाई सुनो, बात सुनो भाईचारों, हमारे पास पूरे गांव में 4 नलके हैं, जिसको सरकार की लगवाई नहीं हुई वैक्सीन लगवानी है वो लगवाओ, पर जिसको नहीं लगवानी है मजबूरी में सरकार के आगे सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, हमारे वाले नलके से पानी ले जाया करो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हो सकता है आपके गांव में, ये काम मेरे गांव में नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पानी निकालने के लिए समर्सिबल चाहिए,
समर्सिबल के लिए बिजली चाहिए, बिजली के लिए बिजली का कनेक्शन चाहिए, और बिजली का कनेक्शन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। तो पानी का कनेक्शन भी आधार कार्ड से जुड़ा है और बिजली का भी आधार से जुड़ा है। तो सरकार की बात माननी पड़ेगी। किसको? आपको या हमको? हमको माननी पड़ेगी, आपको मानने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? अब बताओ, आप आजाद होकर पत्तल पे रोटी खाना पसंद करोगे या जेल में सोने की थाली में खाना चाहोगे? बताओ जी। आजादी की रोटी ज्यादा मीठी है कि सोने की थाली वाली? तो आपको सरकार कुछ बताती है, वो बताती है कि हम तुम्हारा फायदा कर रहे हैं, तो हमको पता भी होना चाहिए कि वाकई में फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि गैस दी अभी आपको उन्होंने, सरकार ने, मैं गैस पे ही ले लेता हूं। ये इसलिए है क्योंकि आपको पता चले कि आपके साथ कितना बड़ा छल हो रहा है। जब हमारी मां चूल्हे पर रोटी बनाती थी तो वो चूल्हे के सामने ऐसे बैठती थी कि उसके घुटने मुड़ते थे और उसकी छाती और पेट के आगे घुटने अड़ जाते थे, तो उसकी पेट और छाती को गर्मी नहीं लगती थी। मासिक धर्म के समय पर जब शरीर के अंदर पहले ही बहुत गर्मी होती है, उस टाइम पर अगर बाहर से भी गर्मी लगने लग जाए तो अंदर गर्भाशय का कैंसर बनना शुरू हो जाता है। अभी क्या हुआ, जिन जिन के घर में गैस रखी है वो गैस रखते हैं तो रसोई के अंदर वो शेल्फ बनाते हैं ना, एक लेंटर से टाइप का, और फिर उसके ऊपर रखते हैं, और उस गैस की सीधा कनेक्शन मां के यहां पर टिकता है कि नहीं? वो आपके इस हाइट पे होती है वो। यानी कि अब आप जब रोटी बना रहे हो तो सारी हीट यहां आ रही है। तो औरतों का मासिक धर्म में गड़बड़ पहले ज्यादा होती थी कि अब ज्यादा होती है? जी बताओ, बताइए। गर्भाशय का कैंसर अब ज्यादा है कि पहले ज्यादा होता था? हम धुएं में रोटी बनाते थे, पर किसी माँ को मैंने चश्मा चढ़ाए नहीं देखा, मेरी दादी को, माँ को। और आज जब वो कह रहा है कि धुआं नहीं है अब आपको धुएं से मुक्ति दिला दी, अब आपके घरों के अंदर क्या हो गया? चश्मे आ गए। बिना धुएं वालों को चश्मा चढ़ गया और धुएं वालों को, ठीक है। अच्छा, कमाल की बात क्या है, अभी आप हमारे वहां जीटी रोड पर जाओगे, अभी यहां यूपी में नहीं है ये चलन, मैं अपने इलाके की बात बता रहा हूं। वहां अगर जीटी रोड पर कोई ऐसा ढाबा है जो कहता है कि हम घर जैसा खाना बना कर देते हैं, मैंने कहा अगर तुम्हें घर जैसा खाना ही बनाना था तो घर से ही ले आते भैया, फिर होटल पे खाने की जरूरत क्या है? चलो फिर भी कोई बात नहीं। फिर वहां रोटियों का स्टाइल है, अगर आप तंदूर की लेते हो तो 15 रुपए की है, तवे की लेते हो तो वो 25 रुपए की है, और अगर चूल्हे की लेते हो तो वो 60 रुपए की है। तवे की रोटी एक तो गैस वाली हो गई और तवे की रोटी एक चूल्हे वाली हो गई। तो कैलकुलेशन किया हमने कि यार ये चूल्हे वाली रोटी महंगी क्यों? तो पता चलता है कि अमेरिका ने एक रिसर्च किया, इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च किया और पता किया कि जिस खाने को धुआं लग जाता है उस खाने में अपनी बॉडी को जो चारकोल और कार्बन की जरूरत होती है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो जो आदमी धुएं वाली आइटम खाता है, यानी कि धुएं में पकी हुई, जैसे अपना हम लोग दूध भी पकाते थे तो हारे में पकाते थे गुस्से वाला, तो उसमें धुआं वो लगता रहता था, हमारा जो रसोई है उसके अंदर ऊपर सारे को काला काला हो जाता था। फिर हमारा चूल्हे वाला धुआं, तो जो रोटी धुएं से पक कर आती है वो अंदर से कैंसर को खत्म करती है, और जो रोटी गैस पे पकती है वो रोटी गैस बनाती है। तो गैस की रोटी खाने वालों को गैस बनेगी और चूल्हे की रोटी खाने वाले एकदम परफेक्ट रहेंगे। और ये तो दूसरा कारण लगा। अब तीसरा कारण, अगर आपको चूल्हे पर रोटी बनानी है तो आपको जंगल की रक्षा करनी पड़ेगी। जंगल की रक्षा करोगे तो आसपास बारिश होएगी, बारिश होएगी तो पानी का स्तर बना रहेगा। अगर आपको चूल्हे पर दूध पकाना है, दूध गर्म करना है गोसे में,
अब खुले में तो आपको गाय रखनी पड़ेगी, गोबर की जरूरत पड़ेगी तो आपको गाय भैंस रखनी पड़ेगी, गाय भैंस रखनी पड़ेगी तो सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठे हुए तो बीमार नहीं होगे। समझे नहीं बात? मतलब अगर आप चूल्हे पर रोटी बनाते हो तो उसके लिए आपको जंगल भी बचाना पड़ेगा, जानवर भी बचाना पड़ेगा। आपने जंगल और जानवर बचा लिया तो आप बीमार नहीं पड़ोगे। ये बात उन साइंटिस्टों को पता है। तो सबसे पहले इन लोगों को ये भुला दो कि लकड़ी में भी रोटी बनाई जा सकती है और गोसे पर भी रोटी बनाई जा सकती है। तो फिर ये सारे गैस 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 करने लग जाएंगे। हमारी नई लड़कियों को टेलीविज़न के माध्यम से ये सिखा दो कि हम धुएं में आंख नहीं फड़ाएंगे, हम गाँव में शादी नहीं करेंगे, हम डंगरों वाले घर में शादी नहीं करेंगे, हम ज्वाइंट फैमिली में शादी नहीं करेंगे, जहाँ अकेलौता बेटा होगा वहाँ करेंगे, जिसने कोठी बना रखी हो चाहे कर्जे पर हो हम उस पर करेंगे। और हमारी लड़कियाँ फिर जब उसके लिए लड़का देखेंगे तो वो कहेंगे हमें नहीं पता जी, नौकर होना चाहिए, चाहे नौकर हो किसी का भी। ठीक है ना? तो ये साइकोलॉजी, अब ये हालात अपने आप पैदा हुए कि पैदा किए गए? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? बिल्कुल देसी भाषा में बोल रहा हूं कि आपके साथ ये गेम चल रहा है और आपको मालूम नहीं है। ठीक है? गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है, अच्छा सोचो आप, गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 100 साल से ज्यादा उम्र का हो? आपके गांव में है आसपास कहीं? क्यों हाथ खड़ा करना अगर है तो। है कहीं? 90 साल का, 80 से 90 साल का है, 80-90 साल का। 80-90 साल भी इसका मतलब आज के टाइम पे बड़ी उम्र मानने लग गए। अब कमाल की बात देखो, आपके आसपास अगर कोई 80 या 90 साल का कोई बुजुर्ग अगर बैठा है तो जाओ, मैं नौजवान बच्चों से बोल रहा हूं, बड़ों बुजुर्गों को तो पता है, जो 45 से ऊपर के हैं उनको तो पता है, लेकिन जो नौजवान है वो जाकर के पता करो, अगर किसी के घर में 90 साल का बुजुर्ग बैठा है, उसके 2 ही 3 कारण है बस। पहला, उसके घर में डंगर पक्का मिलेगा, दूसरा, उसके घर में चूल्हे पर रोटी बनती मिलेगी, और तीसरा, उसके घर में डॉक्टर नहीं आता होगा पक्का। अगर डॉक्टर से बच गया तो जिंदा ज्यादा समय तक रहेगा, बीमार नहीं पड़ेगा। एक बार डॉक्टर के यहां जाने लग गए तो दवाई जिंदगी में कभी बंद नहीं होगी, ये गारंटी है, कभी भी नहीं होगी। एक बार शुरू कर दिया तो काम हो गया, एक बार। कारण क्या है? उठा करके देखो आपके घर में खाने के लिए आता क्या है, खाने के लिए आता क्या है। कैसे? आपको मान लो ब्रेड खाने की आदत है तो दुकान से ब्रेड ले आए, बिस्किट खाने की आदत है तो बिस्किट ले आए, नमकीन खाने की आदत है तो नमकीन ले आए। वो पैकेट में बंद आती है, नौजवान बच्चे पढ़े लिखे उस पैकेट के पीछे बस एक बार ये चेक कर लो कि इस बिस्किट में क्या क्या डाला हुआ है, और फिर जाकर के गूगल पे चेक कर लो कि जो उसमें डाला है उसके साइड इफेक्ट क्या है, तो आपको पता चलेगा आपके घर में वही बीमारियां पहले से हैं। फिर उन बीमारियों की दवाई जो आपके घर में रखी हुई है, फिर चेक करो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट क्या हैं, वही लिखे हुए हैं सारे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बीमारियां तो मैं बैठने लगूंगा तो शाम तक दवाइयां ही गिनाता रहूंगा। जो दवाई आपके घर में रखी है उसका साइड इफेक्ट चेक करो, आपको पता चलेगा उसके साइड इफेक्ट से जो बीमारियां होनी है वो भी आपके घर में हैं पहले से ही। फिर उसके साइड इफेक्ट से जो बीमारियां होनी है वो भी आपके घर में है, और वो सारी बीमारियां आखिर में जाके कैंसर पे रुकेंगी। फिर पता चलेगा कि आपके गांव में कैंसर आ लिया होगा ना। पानी देना। समझ गए बात? मेरी बात समझ में आ रही है? इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। किसी बड़े शहर के किसी मेडिकल स्टोर के पास जाना, उसको बोलना बच्चे का डायपर दे दो। डायपर वो होता है, बच्चे को तकिया सा बांध देते हैं ना माँ, निकम्मी सी माँ होती है जिसको अपने बच्चे के हगने मूतने से भी परेशानी होती है,
तो वह कहती है ले तू ये बांध और सड़ता रहे, ठीक है। सुनिए आप, पहले हम लोग पोतड़े रखते थे और माँ उस पोतड़े के ऊपर मेहनत करती थी, धोती थी, उसे सूती कपड़े का होता था। जो बच्चा पोतड़े का पाला हुआ है उसको जिंदगी में कभी स्किन की कोई बीमारी नहीं होगी, उसको स्किन की कभी एलर्जी नहीं होगी, उसको किसी भी चीज से एलर्जी नहीं होगी, ये गारंटी है। लेकिन जो पोतड़े वाला बच्चा है, अब वो क्या करेगा मालूम है? जाओ स्टोर पे, वो आपसे, आप बोलोगे भाई वो देना डायपर, तो दुकानदार जहां बैठा हुआ है वो ऐसे हाथ करेगा और आपको पकड़ा देगा, बिल्कुल उसके पास रखा है। फिर वो डायपर लगाने लग जाओगे तो थोड़े दिन के बाद मां देखेगी, अरे इसके तो खारिश होने लग गई है, लाल लाल हो गया है जहां वो बंधता है, ठीक है। अब वो पता है कि वो उसकी वजह से तकलीफ में है, तो फिर मां बोलेगी ये ना इसको थोड़ा खारिश है, पाउडर ले आओ। फिर वो जाएगा उसी स्टोर पे, तो जहां डायपर रखा है उससे अगली साइड पाउडर रखा है, वो मतलब थोड़े दिन के बाद वो जाएगा, बोलेगा पाउडर दे दो, तो वो पाउडर उठा के पकड़ाएगा, उसको मालूम है कि डायपर के बाद पाउडर लेने आएगा ये, ठीक है। फिर पाउडर लेने जाएगा, वो पाउडर लगाने से वो ठीक नहीं होगा, तो फिर मां कहेगी इसको दिक्कत हो गई है, इसको स्किन पे थोड़ी रैशेज हो गए हैं, क्रीम ले आओ, क्रीम लगानी पड़ेगी। फिर वो दुकान पे जाएगा, उसी दुकान पे, तो उस पाउडर से अगली साइड में क्रीम रखी हुई है, वो पकड़ा देगा। फिर डॉक्टर, वो फिर उससे भी ठीक नहीं होगा, वो ऑलरेडी तुमको मालूम है इससे नहीं होना ठीक, ये इनको बकाने के लिए है। वो फिर क्रीम देगा, क्रीम के बाद ठीक होया तो फिर मां कहेगी अब उसके पापा को, देखो जी मुन्ने को बहुत परेशानी हो रखी है, रोता रहता है, खारिश होती रहती है, इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर के पास लेके जाएंगे तो डॉक्टर उसकी कुछ दवाइयां रखेगा और उसमें दो चीजें और ऐड करेगा दवाइयों के साथ, एक साबुन और एक तेल। ये वाले साबुन से नहाओ और ये वाला तेल लगाओ। आप जाओगे तो वो वाली दवाइयां उससे आगे रखी मिलेंगी, साबुन तेल वहीं रखा मिलेगा, मतलब वो आगे चल रहा है अगले उस पे, उसको मालूम है कि अब यहां तक आ गया ये वाला कस्टमर, अब इससे अगले वाले रैक पर लेने आएगा, एकदम पूरा प्लानिंग के तहत। और फिर आप धीरे धीरे करके आपको जो बीमारियां होती रहती हैं, ऐसे घूम करके जब पूरा मेडिकल स्टोर घूम के इधर आओगे तो इधर कैंसर की रखी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े को, बूढ़े को जहां से बीमारी शुरू होनी होती है वो दवाइयां उसके बिल्कुल नजदीक रखी है, उसका इलाज करवाने के लिए जो दूसरी दवाइयां लेते हो वो आगे चलती है और आखिर में घूम के वहां तक, सबसे आखिर में वहां जाती है। और जब वो इस दवाई पर आ जाता है तो डॉक्टर कह देता है अब तो कुछ दिनों का मेहमान है, सेवा कर लो। समझे? अब ये वाली हालत क्या आज से 20-30 साल पहले भी होती थी अपने यूपी में? नहीं होती थी जनाब। बीमार ही वो होता है जो डॉक्टर के पास जाना शुरू कर गया। जिसके घरों में बच्चों को बचपन से लगने वाले इंजेक्शन्स पूरे लगे हैं, उनका बच्चा महीने भर से ज्यादा घर में नहीं टिकता है, उसे अस्पताल की शरण लेनी ही पड़ती है। और उसको वो सारे बचपन वाले इंजेक्शन लगवा के माँ बाप बड़ा खुश होते हैं कि हम पढ़े लिखे माँ बाप गिनती आई है। तो नहीं लगवाए तो नहीं होएगा बीमार। हाँ जी, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? फिर हमारे जीवन में एक पौधा है, दवाई का पौधा, जिसका नाम है भांग। आपको लगता है वो नशा होता है। सरकार ने प्रचारित किया कि भांग नशा होता है। भांग 70 से 80 बीमारियों का इलाज है, जिसमें कैंसर भी शामिल है। सुबह उठकर अगर आप 3-4 पत्ते चबा लेते हो, आप 20-25 पत्ते भी चबा लोगे ना, तो आपको नशा नहीं होता। नशा नहीं है भांग, दवाई है। और आपसे वो दवाई दूर रहे, इसीलिए उसको खत्म किया जाता है।
ताकि आप अगर बीमार रहेंगे तो ही तो फार्मा कंपनियां चलेंगी, तो ही तो वो राजनीतिक पार्टियों को चंदा देंगे और फिर वो राज करेंगे, और राज करके फिर बचपन से सारे टीके लगाएंगे। फिर सारे टीके लगाएंगे, उससे क्या होगा वो फार्मा कंपनियों को मालूम है। समझे आप बात? ये तो हो रहा है आपके साथ चल रहे, आपको दिए जा रहे खाने और चीजों पे। फिर आपके आसपास आज के टाइम पर मैं देख रहा हूं आपके यहां नीम बचा है, आम बचा है, पेड़ बचा है। मेरे वहां नीम खत्म हो चुका है। पूरे गांव में एक नीम कोई मिलेगा तो वो हाइब्रिड नीम मिलेगा, जो इन पर्यावरणवादी, ये नकली से पर्यावरणवादी आ गए जो कहते हैं पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ, है ना। सरकार भी प्रमोट करती है। एक बात कान खोलकर दिमाग में फिट कर लीजिए, जिस चीज का प्रचार सरकार कर रही है, इसका मतलब सरकार अब अगली बार उस पर कंट्रोल करना चाहती है। सरकार कभी भी ऐसी चीज का प्रचार नहीं करेगी जिसमें आपका फायदा होता हो, कभी भी नहीं करेगी। अगर वो लोन के लिए कह रही है, सस्ता लोन दे रहे हैं, तो समझो आपका नाश करेगी। अगर वो कह रही है कि आपके लिए उज्ज्वला योजना है, तो आपका नाश है। उज्ज्वला योजना पे फिर आता हूं, देखो आगे जोड़ के बताता हूं। अब मैं तो था कि गोद से लकड़ी तक आ गया, जल जंगल जमीन तक आ गया। अब अगर आप गोद से लकड़ी रखोगे तो आपके घर में राख भी होएगी। अगर वो राख खेत में डालोगे तो खाद बनेगी, और बर्तन साफ करोगे तो बर्तन प्योर साफ होंगे, पानी की बचत होगी। अपन तो पहले राख से ही करते थे ना, फिर हमको सिखाया किसी ने कि वो नींबू वाला टिकिया वाला उससे करो, वो बढ़िया रहता है। पता चलता है कि उसमें कैंसर होता है। ठीक है, अच्छा राख हमने तो छोड़ दी। आपको पता है अमेरिका में गोस्से की राख 500 रुपए किलो बिकती है। ऑनलाइन चेक करो, अमेजन के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर क्या रेट है। पाइया जो राख है वो 160 रुपए की है, 600 कुछ रुपए बिकती है। अमीर लोग यूज करते हैं अब आजकल। और आप कहते हो कि अब आप अमीर की फीलिंग लेने के लिए फिर आप वो साबुन लेकर आते हो, जूना लेकर आते हो, है कि नहीं। अमीर लोगों ने हमारी चीजें इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। देखो सलमान खान गाय पाल के रखा हुआ है, खुद खेती करता है, अपनी सब्जी उगाता है, और हम बाजार से लाना चालू हो गए। वो नीम की दातुन करता है, हमने ब्रश करना शुरू कर दिया। वो खुद नहीं करते कभी भी। अभी आपके घरों में टूथपेस्ट किस किस के घर में, हाथ खड़ा करो। सबके घर में है ना। पढ़े लिखे बच्चों को बोलना उसके पीछे लिखा हुआ है इसमें क्या क्या है, हैं? उसमें एक लाइन लिखी मिलेगी, सोडियम लोरेल सल्फेट, और फिर साइड इफेक्ट चेक करना कि सोडियम लोरेल सल्फेट का साइड इफेक्ट क्या है, पता चलेगा उससे कैंसर होता है। मतलब आपको क्या सिखाया गया कि तंबाकू पीने से, बीड़ी सिगरेट से कैंसर होता है। आपको यही सिखाया ना। टीवी में, फिल्मों में आने से पहले ऐड आएगी, दिखाएंगे भाई ये तंबाकू पीता था इसलिए इसका गला ऐसा खराब है और इसको गले का कैंसर है। जाओ कैंसर के अस्पताल में, वहां आपको 70% ऐसे लोग मिलेंगे कैंसर वाले जिन्होंने जिंदगी में कभी तंबाकू नहीं पिया, कभी तंबाकू नहीं पिया उन्होंने। उनका लाइफस्टाइल ही कारण है। और वो लाइफस्टाइल क्या है? खुली हवा में सांस ना लेना, उन खेतों के आसपास से गुजरना जिन खेतों में दवाई छिड़की जाती है, रोज ब्रश करना, गैस के ऊपर रोटी बनाना, पतले आटे की रोटी खाना, पैकेट वाली नमकीन खाना, पैकेट वाले बिस्किट खाना, पैकेट वाला तेल इस्तेमाल करना, पैकेट वाला दूध पीना, ये कारण हैं। असली कारण तो आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको निकम्मा बनाना है। अगर आप निकम्मे बनोगे तभी हर महीने
झोला उठाकर 5 किलो अनाज मांगने जाओगे, और जो आदमी भिखारी वाली फीलिंग में रहेगा, वो आदमी देश की तरक्की कभी नहीं कर सकता। वो आदमी लड़ नहीं सकता अपने बच्चों के लिए। फिर तो कहेगा क्या करे, सरकार बहुत मजबूत है, सरकार के आगे थोड़ी अड़ा जाता है। फिर हम ऐसे बोलेंगे, फिर ऐसे बोलेंगे ना। मंगता आदमी देने वाले से कैसे लड़ सकता है भला? अपने बच्चों के हक की लड़ाई लड़ सकता है क्या? नहीं लड़ पाएगा जनाब। इसीलिए आपको मंगता बनाया जाएगा कि लड़की पैदा होएगी तो तुम्हारे खाते में पैसा डालेंगे, तो लड़की पैदा होते ही कागज उठा के घूमने लग जाओ उनके पीछे, जैसे उनके भरोसे लड़की पैदा करी है। क्या बात करते हो यार, है? फिर उसके बाद बड़ा होएगा तो फ्री का चाहिए सारे इंजेक्शन, फिर उसके बाद फ्री की शिक्षा, फिर उसके बाद फ्री की वर्दी, फ्री के जूते, फ्री के स्टाइफंड, फ्री का बस्ता, फ्री की किताबें, फिर बड़ा हो जाएगा तो बेरोजगारी भत्ता, फिर किसान के नाम पे बेईमान राशि। वो तो सम्मान राशि बोलता है, पर असल में तो वो बेइज्जती वाली राशि है ना, अपमान राशि है वैसे तो वो। फिर उसके बाद विधवा पेंशन, फिर उसके बाद बुढ़ापा पेंशन। हम जान के उम्र कम करवा रहे, मेरी बनवा देना पेंशन, अभी 60 की तो नहीं हुआ हूं पर करवा दे, क्या फर्क पड़ता है, जुगाड़ करवा दे, है कि नहीं? क्योंकि मंगता बना के रखना है उन्होंने। उनको मालूम है मंगते लड़ते नहीं हैं, इसलिए हर आदमी को कुछ ना कुछ फ्री का देने का लालच। अभी देखो ना, जब आप लोगों को कोरोना के टाइम पर जबरदस्ती वैक्सीन लगाई जा रही थी, तो सरकार ने यह नहीं कहा कि आप बीमार नहीं पड़ोगे या आप ठीक रहोगे या आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। उन्होंने ये नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, इको कम कर दो, उन्होंने ये कहा कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुमको जो फ्री में मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, कोटे का राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बच्चे के खाते में पैसा नहीं जाएगा, गैस का कनेक्शन नहीं मिलेगा, बिजली का कनेक्शन कट जाएगा, पानी का कनेक्शन कट जाएगा, तुमको जो फ्री में मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। और हमने फ्री के लाल, और फिर ये भी बोला अभी तो फ्री में लग रहा है, बाद में 5,000 रुपया लगेगा। हमने सोचा फ्री में लग रहा है तो चाहे जहर ही हो लगवा ही लो ना भैया, हैं? एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, आज जिसके मां बाप कुछ भी फ्री में ले रहे हैं, उनके बच्चों को बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी, उसकी बहुत महंगी कीमत। क्योंकि उनको कोई भी कह देगा तुम्हारा बाप तो भिखारी था साला, तू पाला भी नहीं गया उससे, हमारे भरोसे पैदा किया था उसने, उसके पास तो तुझे खिलाने का ये रोटी भी नहीं थी, हमसे 5 किलो अनाज मांग के जाता था, हर महीने सुबह सुबह आ जाता था अनाज मांगने के लिए, दे दो ना। और ये नहीं मालूम है कि जो अनाज आपको फ्री में दिया जा रहा है उसके ऊपर केमिकल छिड़क रहे हैं। यूपी के अंदर तो एक कंप्लेंट गई थी ना, चीनी के अंदर यूरिया मिला के दे रहे थे, वो अभी गई थी कि नहीं गई थी? यूपी की ही कहानी है। क्योंकि आपको कैंसर तो करना है उन्होंने, आप फ्री का अनाज खुद नहीं खाओगे। मेरे एक रिश्तेदार हैं, अच्छी जमीन है, अच्छे जमींदार हैं, मैंने उसके घर में मोतीलाल का फोटो लगा हुआ देख लिया। मोतीलाल समझते हो ना, अडानी का कुत्ता, अडानी का पालतू कुत्ता, पता है ना? पुरानी नस्ल है, ठीक है। उसका फोटो लगा हुआ था राशन वाले बैग पे। मैंने कहा अरे तुम भी 5 किलो अनाज लेते हो? उसने बोला फ्री में मिलता है तो क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा तुम ये खा लेते हो? बोला हम नहीं खाते। तो क्या करते हो? बोले कि हम तो डंगरों को खिला देते हैं। अच्छा, तुम उनका दूध पी लेते हो कि मूत पीते हो? उन डंगरों को खिलाते हो, दूध पीते हो ना, इसी अनाज का तो आ रहा है भाई। अगर वो उसके ऊपर केमिकल छिड़क कर दे रहे हैं तो वो
प्रोसेसिंग वो डंगर कर रहा है, वो दूध में देगा आपको, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। कोई लैब वाला आपका जानकार होगा नहीं, क्योंकि वो सब उनके होते हैं। पता तो करो वो गेहूं जो आपको दिया जा रहा है वो प्योर है कि केमिकल वाला है। वो चावल जो दिया जा रहा है, वो जो चीनी दी जा रही है, वो क्या है? प्योर जहर है, प्योर जहर। जिसने लेना है लो, अभी भी। जिसको गैस पे रोटी बनानी है बनाओ। बोलेंगे विकल्प क्या है? अकेला मेरे विकल्प से, आपके विकल्प से बात नहीं बनेगी। बैठकर गांव में इसके ऊपर लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। बुलाओ ना सरकार वालों को। सरकार का हितैषी भी तो होगा कोई ना कोई गांव में, जो बोलेगा कि देवेंद्र तो भड़का रहा है, बलारा तो झूठ बोल रहा है, जनता सरकार मोर्चा वाले तो कुछ भी बोलते रहते हैं। तो मैं कहता हूं आओ ना डिबेट के अंदर, आओ बात करो और हमको बताओ कि डॉक्टर के आने के बाद गांव में बीमारी शुरू क्यों होती है? जिस गांव में पुलिस चौकी आ जाती है वहीं नशा क्यों शुरू होता है? पहले पुलिस आती है, नशा बाद में आता है। समझ गए ना? अपराध पहले नहीं होते हैं, पहले पुलिस आती है, अपराध बाद में चालू होते हैं। ऐसा लगता है जैसे अपराधियों की रक्षा के लिए ही पुलिस आती है। और यह बात आपको समझ में अगर नहीं आ रही है तो आप बस एक बार अपने मन से, सच्चे दिल से एक बार सोचकर बताइए, आज से 10 साल बाद आप अपने बच्चे को इस समाज में सुरक्षित महसूस करते हो क्या? हां जी, अरे बताओ तो। आपको लगता है कि समाज में आपका बच्चा सुरक्षित रहेगा? नहीं रहेगा। मैं आज से 40 साल पहले का तो मैं बच्चा हूं, मेरी उम्र 45 साल है। तो 35 साल पहले की मैं जब 10 साल का था, 5वीं में पढ़ता था, मुझे वो बात याद है। मेरी मां मुझे ढूंढती हुई फिर रही है कि कहां है, 3 दिन हो गए तू घर नहीं आया। गांव में, क्यों? गांव में जहां शाम हो गई वहीं पे खा लिया, वहीं पे सो गए यार दोस्तों के साथ, और मां को पता ही नहीं है बेटा कहां है। होता था कि नहीं होता था? ये कहीं भी है उसको मालूम है कि गांव में सुरक्षित है। बेटी छोड़ो, आज बेटे को भेज नहीं सकते पड़ोसी के यहां। अगर आपके पड़ोसी के यहां आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है तो भाई कहां होगा फिर पूरी दुनिया में? नहीं समझ रहे आप? इसकी विडंबना को समझिए, इस दर्द को समझिए, और आज से 10-15 साल बाद के उस कहानी को याद करिए, उसके दिमाग में एक तस्वीर बनाइए कि आज से 10-15 साल बाद अगर आपका बच्चा सुरक्षित नहीं है तो उसकी सुरक्षा के लिए स्कूल के मास्टर जी काम करेंगे क्या? करेंगे? पटवारी करेगा? तहसीलदार करेगा? सरपंच करेगा? कोई और करेगा? सरपंच भी नहीं करेगा, एमएलए भी नहीं करेगा, एमपी भी नहीं करेगा, मुख्यमंत्री भी नहीं करेगा, प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, पुलिस चौकी वाले भी नहीं करेंगे, पटवारी भी नहीं करेगा, तहसीलदार भी, कोई भी नहीं करेगा। फिर भैया किसके लिए पैदा कर रहे हैं? अगर अपने बच्चे के लिए सुरक्षित समाज नहीं बना सकते तो किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं हम? अरे पहले इतना तो कर लो अपने समाज में कि मां और बाप अगर दोनों मर जाएं तो बच्चा कम से कम सुरक्षित रहे। भाई अपन दौड़ रहे हैं ना, अभी देख रहे हो ना, 35-35 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है, टक। और वो कौन है? सारे के सारे जिनको 2-2 वैक्सीन लगी हुई हैं, वही हैं। एक भी नहीं है वो जिसको वैक्सीन नहीं लगी हुई। नहीं, मरने वालों की बात कर रहा हूं। उनमें जो 35-40 साल का बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है ना, वो सारे सरकार के मारे हुए हैं, वो मरे हुए नहीं हैं। और जो बचे हुए हैं ना अभी, उनके शरीर में दर्द चालू हो चुका है, घुटनों में, जोड़ों में, कंधों में, बाजुओं में, शरीर में, कमर में, सिर में दर्द चालू हो चुका है। महिलाओं में पीरियड्स में दिक्कत आनी शुरू हो गई, महीना रुकते नहीं है। मेरी रिश्तेदारी में हैं 2 महिलाएं ऐसी, पता है ना आप लोगों को? ये तो सबके साथ हो रहा है। तो सोचो
अगर आपने आज अपने समाज पर काम नहीं किया तो आपके बच्चे की सुरक्षा कौन करेगा? मुझे पक्का यकीन है कोई नहीं करेगा। इसका इंतजाम केवल और केवल आपको ही करना पड़ेगा। नहीं लगता आपको ऐसा? कैसे किया जाएगा? अब सवाल आता है कि यह कैसे किया जाएगा, कैसे संभव है? पहले तो नौजवान बच्चों को इस बात के लिए तैयार किया जाए कि भाई चलो एक बार बैठकर चर्चा ही कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सरकार भी खराब है, सरपंच भी खराब है, सब खराब हैं, लेकिन जो समाज के अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं समाज की कोई व्यवस्था बने, आओ एक बार चर्चा कर लेते हैं। चर्चा में क्या निकालना है? चर्चा में हमें दो बातें तो निकाल लेनी है कम से कम। पहला तो ये जवाब ढूंढना है कि भाई अगर किसी बच्चे के दोनों माँ बाप चले जाएं तो उनकी रक्षा कौन करेगा? क्योंकि पहले तो समाज का हर व्यक्ति अपने आप तैयार रहता था उन बच्चों को पालने के लिए। किसी बुजुर्ग के अगर बच्चे गुजर गए तो बुजुर्ग की भी सेवा करने के लिए समाज अपने आप तैयार रहता था। अनाथ आश्रम का जो ये ट्रेंड है या चलन है और वृद्धाश्रम का चलन है, ये चलन केवल टेलीविजन के बाद चालू हुआ है। पहले टेलीविजन में आया था अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम, हमारे समाज में नहीं था। उस वक्त फिल्मों में सुना करते थे कि अनाथ आश्रम से बच्चे को उठाकर लाए थे, वो बड़ा होकर फिर फिल्म में हीरो का किरदार बना, है ना। हमारे समाज में तो अनाथ आश्रम थे नहीं, आज भी नहीं है, गांव में तो आज भी नहीं है, वृद्धाश्रम भी नहीं है। आपके गांव में नहीं है, हमारे गांव में चालू हो चुके हैं। यानी हमारे इलाके में जहां सड़कें पक्की हो चुकी हैं, हर घर में नल पहुंच चुका है, बिजली की पूरी व्यवस्था है, घरों में डंगर गायब हो चुके हैं, खेतों से जंगल गायब हो चुके हैं, कुआं नल का जोहड़ नहीं बचा है, गांव में कोई बच्चा रोजगार के लिए काम नहीं करता है, खेती को कोई हाथ नहीं लगाता है, सब के सब प्राइवेट नौकरी के पीछे भागते हैं, प्राइवेट स्कूल के पीछे भागते हैं। उन गांव में माँ बाप की सेवा करने के लिए नौजवान नहीं बचे हैं और उनके बूढ़े अब वृद्धाश्रम में जाकर बैठते हैं, सरकार के बनाए हुए वृद्धाश्रम में जाकर बैठते हैं और वहां अपने रोने रोते हैं कि भाई जिंदगी तो खराब ही हो गई, जिन बच्चों के लिए सब कुछ किया था वो छोड़कर चले गए हैं। ये मैं उस विकास होने वाले एरिया की बात बता रहा हूं जो दिल्ली के जितना नजदीक है, उसका उतना ही सत्यानाश हुआ पड़ा है। जिसकी जमीन के जितने ज्यादा महंगे रेट है वो उतना ही कर्जदार है, उतना ही आपस में लड़ता रहता है, उतना ही बड़ा अपराधी है, उतना ही ज्यादा नशा घुसा हुआ है, उतना ही ज्यादा उनके झगड़े थाने कोर्ट कचहरियों में चल रहे हैं, उतनी ही बीमारियां ज्यादा हैं। जो दिल्ली जिसकी जमीन के रेट ज्यादा, मैं उनकी बात बता रहा हूं, उनके उतने ही तलाक हैं। घरों में उनके मियां बीबी नहीं रहते हैं, मतलब शादी होती है 6 महीने के भीतर तलाक, चलो छुट्टी। ऐसा ही समाज अगर हमको चाहिए तो तरक्की के लिए दौड़ो। यूपी की बर्बादी बहुत अच्छे से करने में लगे हुए हैं अपने योगी जी। सॉरी टू से, अगर आपके बीच में योगी का कोई भक्त बैठा हो तो आपको सबको वैक्सीन लगाने वाला वही था, ठीक है ना। और आपके यहां बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़े रोड बनाने वाला भी वही है। अभी वो कह रहा है कि ये विकास के नाम पर हो रहा है, लेकिन अगर वहां चले जाइए हमारे इलाके में, मैं आपको बता रहा हूं, खेत के अंदर तो पेस्टिसाइड डाल दिया गया है, पेस्टिसाइड और यूरिया। उस पेस्टिसाइड यूरिया के डालने के बाद में जमीन जो है वो पानी पीना बंद कर गई है। जो बाकी जगह बची है वो पक्की कर दी गई है, नहरों को भी पक्का कर दिया नीचे से, तो पानी जमीन में जा ही नहीं रहा है। फैक्ट्रियां खोल दी हैं, कहीं तो शुगर मिल लगा दिया, कहीं इथेनॉल की फैक्ट्री लगा दी,
कहीं कोई दूसरा मिल लगा दिया, कोई दूसरा कारखाना लगा दिया, और उससे निकलने वाला सारा गंद बोर करके जमीन में नीचे कर दिया, तो सारा कबाड़ और गंद कहां जा रहा है? पीने वाले पानी में। तो किसी भी गांव के पास पीने का पानी नहीं बचा, जहां जहां ये चीजें चल रही। अगर इसको हम विकास कहते हैं तो भाई मुझे नहीं पता विनाश किसको कहोगे फिर आप। ये अब आपके यूपी में चालू हो चुका है। क्यों? क्योंकि गांव वालों ने अपना पल्ला झाड़ लिया, गांव वालों ने अपनी जिम्मेदारी से भागना शुरू कर दिया। मां बाप कहते हैं कि सब कुछ सरकार करेगी, हमको कुछ नहीं करना, और इस काम में सबसे बड़ा रोल कम्युनिस्टों का है। कम्युनिस्ट जब भी, लेफ्टिस्ट जब भी कोई आंदोलन करते हैं, वो पूरा मुर्दाबाद इस बात का लगाते हैं कि सरकार करे, सरकार को करना है, जबकि एक्चुअली सही मायने में यह काम सरकार का नहीं है, यह काम समाज का है। समाज का क्यों है? मेरे गांव में 1000 एकड़ की जमीन है। मैं उदाहरण के तौर पे ले रहा हूं, मैं आपके गांव की ले लेता हूं कि आपके गांव में मान लो 1000 एकड़ की जमीन है, इतने घर हैं, इतने बच्चे हैं, इन बच्चों में से कितने बच्चों को किस तरह का काम करना चाहिए ये समाज को तय करना चाहिए, और समाज को वैसी शिक्षा व्यवस्था चालू करनी चाहिए कि बच्चे को पढ़ने के लिए और नौकरी करने के लिए गांव से बाहर ही ना जाना पड़े। अभी क्या हो रहा है? आपके गांव में दूसरे गांव से पढ़ाने आता है, मतलब वो आपको, सरकार आपको आपके मुंह पर यह कहती है कि तुम्हारे गांव में कोई भी ढंग का आदमी नहीं है पढ़ाने लायक। ठीक है, यही कह रही है ना वो कि आपके गांव में आपके बच्चों के लिए कोई ढंग का आदमी नहीं है। आपके यहां पानी की टंकी अगर है, उस पर भी काम करने बाहर से बंदा आता है, आपके गांव का आदमी नहीं जाएगा वहां। और आपके गांव का आदमी को नौकरी मिल जाएगी तो वो कहीं और जाएगा, वो गांव के गांव में काम नहीं करेगा। कितना कमाल है! वही काम आपके गांव का बच्चा कहीं और कर रहा है, वही काम बाहर का बच्चा आपके गांव में कर रहा है, और हम बेवकूफों की तरह उसको ठीक मान रहे हैं। मास्टर जी आपके गांव में टीचर लगे हैं, वो किसी और गांव में पढ़ाने जाते हैं, और किसी और गांव का बच्चा जो टीचर लगा है वो आपके गांव में पढ़ाने आता है, और आप उसको ठीक मान रहे हैं। विडंबना है कि नहीं? ये भी, अब ये बात कैसे ठीक हो सकती है? जल, जंगल, जमीन और जानवर, इसका फैसला सरकार के पास रहना चाहिए कि गांव के पास रहना चाहिए? गांव के पास। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस एरिया को आप लोग तरक्की वाला और विकसित एरिया कहते हो, मेरे इलाके की तो मुझे पूरी गारंटी के साथ में कह रहा हूं, हमारे वहां गांव की जितनी भी सामूहिक जमीन है, जोहड़ की, चौपाल की, मंदिर की, शामलात की, गौचरान की, स्कूल की, अस्पताल की, सारी जमीन जो पहले पंचायत के नाम होती थी या गांव ने छोड़ रखी थी, वो जमीन सरकार ने अपने नाम कर ली है। यूपी में बता दो, यूपी में भी हो गई। अब आपके पास सामूहिक जमीन नहीं बची है। ठीक है, गांव के पास जमीन नहीं है। अभी सोचना जरा, गांव के पास जमीन है नहीं, और जो आपकी व्यक्तिगत जमीन है खेत वाली, उस पे आपने किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है। ठीक है, और किसने भी क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, उसमें से किसी के पास भी क्रेडिट कार्ड के जमा कराने का पैसा जेब में नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। पूरे गांव ने क्रेडिट कार्ड बनवा रखा है, और पूरे गांव में से किसी के पास भी जमा कराने वाला नहीं है, क्योंकि वो पैसा लेकर के
या तो किसी को दे दिया, उसको लेके भाग गया, या आपने शादी कर दी, या मोटरसाइकिल ले ली, या ट्रैक्टर ले लिया, या किसी आड़ती को दे दिया, कहीं पे दे दिया, आपके पास नहीं है वो पैसा। और जिनके घर की रजिस्ट्री हो चुकी है, घर की रजिस्ट्री हो गई क्या, या अभी बची हुई लाल डोरा बचा हुआ है? हो रही है। अगर हो रही है, अगर आपकी घरौनी हो रही है, बन रही है, आपके घरों की अगर रजिस्ट्री हो रही है, सरकार उसके कागज बना रही है, उसको अभी के अभी रोक दीजिए। गांव में मिलकर के ग्राम सभा की मीटिंग कीजिए और बताइए, उनको जिक्र कीजिए कि हमारे पुरखे बेवकूफ नहीं थे जो कहते थे कि खेती की जमीन की तो रजिस्ट्री होगी, गांव में कोई मकान की रजिस्ट्री नहीं होगी, मकान जबानी चलेगा सब कुछ। लाल डोरा बोलते हैं हमारे हरियाणा में, वहां उसको। हरियाणा में उन्होंने क्या किया, लाल डोरा तोड़कर सबके घर की रजिस्ट्री कर दी। अब जो गांव छोड़कर जा चुके थे उनके घर खाली पड़े थे, लैंड बैंक का कानून बनाया और जिनके घर खाली पड़े थे उन घरों को क्या किया उन्होंने, अपने नाम कर लिया सरकार ने, यानी खाली पड़ी जमीन भी उनकी हो गई। अब उसके बाद बता रहा हूं क्या हो रहा है, सबके पास फोन आ रहा है कि घर पे लोन ले लो। देखो जी, सामूहिक जमीन जा चुकी है, खेत की जमीन पे लोन है, गाड़ी पे लोन है, ट्रैक्टर पे लोन है, मोबाइल लोन पर है, फ्रिज लोन पर है, कूलर लोन पर है, एसी लोन पर है, किस्तों में है ना। और साथ में सरकार कह रही है कि घर पर भी ले लो। अच्छा, जिसने लोन ले रखा है उनके पास पैसे देने के लिए है नहीं है, तो एक टाइम पक्का ऐसा आने वाला है जब आप लोन की किस्तें नहीं चुका पाओगे। 20 लाख का एकड़ 1 लाख रुपए में बैंक के पास गिरवी रखा है, ठीक है ना, यही हो रखा है ना, और वो 1 लाख भी नहीं है देने के लिए। तो आपके गांव में और आसपास बैंकों ने किसी ना किसी की खेती की जमीन नीलाम करनी शुरू कर दी होगी। हुई है क्या किसी की? किसी का ट्रैक्टर उठा के ले गए, किसी की कार उठा के ले गए, किसी के घर में आके धमकाना शुरू कर दिया। और घर की औरतें अभी कर्जदार नहीं थी, लेकिन अब सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके उनको भी देना शुरू कर दिया लोन, गांव गांव में। और उन औरतों ने वो पैसा अपने बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर दिया, अब देने के लिए उनके पास भी नहीं है। और मैं पिछले महीने मऊ गया हुआ था, वो वीडियो मेरे नीडर इंडिया चैनल पर देख लीजिए। वो बैंक वाला कहता है, तुमसे अगर अपनी बीवी का लिया हुआ कर्जा चुकता नहीं हो रहा है तो रात को अपनी बीवी भेज देना, पैसे चुकता हम अपने आप कर लेंगे। ये बैंक के रिकवरी वाले बोल रहे हैं माताओं। वो ये बोल रहे हैं चाहे धंधा करवा कर दर अपनी पत्नी से, हमको लोन का पैसा चाहिए। ये हो रहा है। अरे मैं वही तो बता रहा हूं आपको, ये हो रहा है। अगर आपको समझ में ना आए, अगर आप अभी भी नहीं जागे, तो अगला नंबर आपका है। हमारे बड़े बुजुर्ग ये कहा करते थे कि दुनिया की जानकारी रखना इसलिए जरूरी है कि अगर कोई गलत काम अमेरिका में किसी के साथ हुआ है, यकीन मानिए वो एक दिन भारत में भी किसी के साथ होगा। और अगर भारत में किसी के साथ हुआ है गलत काम, तो यकीन मानिए वो आपके गांव में, आपके शहर में भी होगा। और अगर गांव में किसी के साथ गलत हुआ है तो वो एक दिन आपके पड़ोस में भी होगा। और अगर पड़ोस में आपकी जानकारी में अगर कहीं हुआ है तो वो आपके साथ भी होगा, ये गारंटी है। इसलिए यदि आप दूर दराज के इलाके में कहीं घट रही किसी गलत घटना पर नहीं बोले, तो एक दिन आपका नंबर पक्का आएगा, इसको कोई नहीं रोक सकता। ये बड़े बुजुर्ग बोला करते थे। इसलिए ये जरूरी है कि मैं अगर वहां दिल्ली के पास के एरिया से आकर अपनी बर्बादी की कहानी आपको बता रहा हूं, तो आज अब चेत जाइए और अपनी बर्बादी को होने से पहले बचा लीजिए, क्योंकि होने के बाद
फिर जोर लगेगा उसको ठीक करने में, बहुत जोर लगेगा। इससे आगे की बात यह है कि सभी समस्याओं का जन्म और उनका समाधान एक ही चीज से चालू होता है, शिक्षा से। शिक्षा जब तक सरकार का विषय रहेगा तब तक आपके गांव के अंदर कुछ भी नहीं बदल सकता। शिक्षा मां बाप ने अगर अपने हाथ में ले ली तो भी कुछ नहीं बदल सकता। यानी कि कोई मां बाप सोचे गांव में कुछ नहीं रखा, मैं अपने बच्चे को उठाकर ले जाता हूं, इसको शहर में शिक्षित करवाऊंगा, और इसको, हम जैसे लोगों ने किया ये, मैं आपको बता रहा हूं, हम, हमारी पीढ़ी और उससे बड़ी पीढ़ी इसके कसूरवार हैं। हमने गांव छोड़ दिया, बात समझ में आई कि गांव में कुछ गड़बड़ चल रही है तो गांव छोड़ दिया, अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाया, वहां जो गलत हो रहा था उसको ठीक नहीं किया, उससे भाग गए, भाग करके जो चीजें ठीक करी वो क्या किया, अपने बच्चे की पढ़ाई का इंतजाम कर लिया। लेकिन बाद में पता चलता है तुम अपने बच्चे को जितना मर्जी पढ़ा लो, उसको रहना तो इसी समाज में है जहां वो बच्चे गांव वाले भी आएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा नशा पहले शहरों में आया, फिर गांव में आया। शहर में जो आज से 30-35 साल पहले गांव छोड़कर गए थे लोग, उन सब के बच्चे आज नशेड़ी हो चुके हैं, सबके। यानी कि आपकी बर्बादी ज्यादा दिन दूर नहीं है। अकेले अकेले करने से समाधान नहीं होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर यह करना पड़ेगा कि इस बात को बिल्कुल अपने दिलो दिमाग में बिठाना पड़ेगा कि शिक्षा समाज का विषय है। समाज तय करेगा मेरे बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, गांव तय करेगा कि इस गांव के बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए। पर हमें अभी अगर उतनी समझ नहीं है तो हम शिक्षा के मुद्दे पर ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं, और वो प्रोग्राम आपको घर पर बैठकर ही करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। उस प्रोग्राम को करने के बाद आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपका बच्चा कुदरत ने, परमात्मा ने किस तरह के काम करने के लिए पैदा किया है। उसको खिलाड़ी बनाया है, साइंटिस्ट बनाया है, लेखक बनाया है, कवि बनाया है, सिंगर बनाया है, ढोलक बजाने वाला बनाया है कि मुरली बजाने वाला बनाया है, लड़ने वाला बनाया है कि भागने वाला बनाया है। उसको कैसा बनाया है परमात्मा ने और किस तरह के काम के लिए बनाया है। तो जिस तरह के काम के लिए हर बच्चा बना रखा हो, क्या पूरा गांव मिलकर अपने सामुदायिक स्कूल के अंदर वैसी शिक्षण व्यवस्था नहीं चालू कर सकता? अकेला अकेला तो नहीं कर पाएगा, लेकिन पूरा गांव तो कर सकता होगा। भाई मान लो पूरे गांव में पता चला 100 बच्चे खिलाड़ी पैदा हुए हैं, 100 बच्चों को यहां से दिल्ली ले जाकर ट्रेनिंग दिलवाना आसान है रोज की रोज, या वहीं पर शिफ्ट होना आसान है, या 100 बच्चों के लिए 2 कोच का अरेंजमेंट गांव में करना आसान है इकट्ठा होकर? गांव में आसान है ना। तो जो भी चीज बच्चों को सिखानी है वो अपनी गांव में संभव है, उसके लिए हमको शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपना जल, जंगल, जमीन और जानवर बचाना सीख लें, उसका फैसला हम खुद करना सीख लें, और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, इन 5 चीजों में से यदि हम पूंजीवाद को निकाल दें, पूंजीवाद का मतलब शिक्षा है। मान लो शिक्षा में पूंजीवाद हावी हो गया, मतलब यह है कि महंगा स्कूल होगा तो महंगी पढ़ाई होगी, तो बढ़िया पढ़ाई होगी, तो सिलेक्शन होगा, तो गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा क्या? अगर स्कूल की महंगी फीस के हिसाब से अगर बढ़िया पढ़ाई हो गई तो क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? अगर पैसे के हिसाब से इलाज होने लग जाए तो क्या गरीब कभी ठीक ठाक रह पाएगा? भाई ये जिंदा रहने के लिए जो चीजें जरूरत हैं, जो चीजें चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य है, ये तो हमारा ठीक रहना ही चाहिए।
इन चीजों में पैसे की भागीदारी जीरो होनी चाहिए। चाहे कोई अमीर हो चाहे गरीब हो, अगर उसको बीमार सरकार ने किया है तो उसको ठीक भी सरकार करे, या फिर ठीक होने का रास्ता हम लोग खुद निकालना चालू करें। न्याय मतलब पुलिस वालों को देने के लिए, पटवारी को देने के लिए, वकीलों को देने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा होता है क्या? इसका मतलब तो न्याय भी अमीरों को मिलेगा, राजनीति भी अमीर करेंगे, खेती भी अमीर करेंगे। तो गरीब आदमी के हाथ से खेती भी चली गई, डंगर भी चले गए, जंगल भी चला गया, खेत और समाज भी चला गया, असुरक्षित हो गया, पैसा भी नहीं बचा, कर्जे में दबा हुआ है, अकेला पड़ गया। अकेला पड़े हुए को जब मर्जी गुलाम बना लो। और गुलामी में कितना फर्क रह गया है भैया। अगर हम अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकते, मैं अपने हरियाणा की बात बता रहा हूं, ध्यान देना माताओं, ये हालात अपने साथ भी बहुत जल्दी होने वाले हैं। हमारे हरियाणा में अगर कोई दाई कुदरती तरीके से बच्चा पैदा करने में मदद कर दे तो उसके ऊपर मुकदमा करने लग गए। मतलब घर में बच्चा पैदा करने पर मुकदमा करने लग गए। इसका मतलब आप अपनी मर्जी से बच्चा पैदा नहीं कर सकते वहां। ये मैं विकसित इलाके की बात बता रहा हूं। नंबर 2, वहां पर बच्चे को पैदा होते ही इंजेक्शन लगाना कंपलसरी है, और जब तक वो बड़ा होता है लगभग 250 इंजेक्शन लगते हैं, और सरकार की कोई गारंटी नहीं है। और हमारी टीम में, जनता सरकार मोर्चा की टीम में एक हमारा साथी है, बहुत अच्छा क्रांतिकारी साथी है, उसकी 6 साल की बेटी इंजेक्शन लगाते ही मर गई। वो कहां जाए अब? और कोई नहीं है जवाब देने वाला कि कौन जिम्मेदार है इसका। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर राक्षसों की तरह, गिद्धों की तरह मंडराते रहते। जैसे गिद्ध लाशों पर मंडराते हैं, ऐसे वो पैदा हुए बच्चों पर मंडराती हैं। बिल्कुल लेके ऐसे रखती है, किसके घर में पैदा हुआ है, उसी की रिपोर्ट देनी है वहां, उसको सारे टीके लगने चाहिए, उसको सारा ये होना चाहिए। तुमको बड़ी चिंता है हमारी भैया, तुमको इतनी चिंता है तो हमारा कर्जा उतार दो ना। हमको बुखार हो जाए, हमको कैंसर हो जाए, हमको टांग टूट जाए, या बच्चा पैदा करने में हमें अस्पताल की शरण लेनी पड़े, वहां तो अपना पैसा जेब से लगता है, लेकिन इंजेक्शन फ्री देंगे। ऐसा कैसी आधी चिंता, मतलब ऐसा कैसे होता है कि आधी चिंता तो है, आधी नहीं है। अगर वो आपको ठीक रखने की होती तो फिर सभी बीमारियों से ठीक रखने की होगी ना। अरे भाई लॉजिक लगाओ ना। अगर सरकार आपको ठीक रखना चाहती है और फ्री में बीमारियों से बचने का इंजेक्शन देती है, तो बीमार होने के बाद भी तो फ्री होना चाहिए। तब आपको अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ता है। कमाल की सरकार है और कमाल के लोग हैं जो सरकार को अपना हितैषी मानते हैं। सरकार को राज करना है, राज करने में जो चीज मदद करेगी सरकार केवल वही करेगी। अगर बाजार मदद करेगा इलेक्शन लड़ने में, अगर कंपनियां मदद करेंगी इलेक्शन की फंडिंग करने में, तो कंपनियों के हिसाब से पॉलिसी बनेगी। तो बच्चा अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते वहां पर। हमें अब विकसित इलाके की बात कर रहा हूं। खेत में, अच्छा अभी सब के सब उजड़ने वाले हैं, क्योंकि अगले साल तक मुझे लगता है, या अगले 2-3 साल तक या तो गृह युद्ध छिड़ेगा, देश के अंदर दंगे होंगे, हिंदू मुसलमान के नाम पर हो जाए, यादव नॉन यादव पे हो जाए, जाट नॉन जाट पे हो जाए, राजपूत नॉन राजपूत, किसी पे भी हो जाए। आपकी नसों में व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो के माध्यम से जहर भरा जा रहा है। रोज रोज आपको लग रहा है कि देश की समस्याओं का कारण फलाने वाली जात या फलाने वाला कौम है। तो आप लोगों की बर्बादी का रास्ता तैयार किया जा रहा है। या फिर अगर दंगे नहीं हुए, अगर देश का समाज का आदमी अगर समझदार निकला और उसने दंगे नहीं किए, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि अगले साल तक गृह युद्ध हो जाए, युद्ध हो जाए पाकिस्तान के साथ या किसी और, चाइना के साथ या किसी और कंट्री के साथ, और विश्व युद्ध के आसार बनने लग जाएं।
विश्व युद्ध में एक ही काम होगा, इन्होंने एक इंतजाम किया है। आपको क्या लगता है कि जो आपको बिजली दी है ये आपके फायदे के लिए दी है? इस बिजली से आप क्या क्या करते हो? बिजली से एसी चलाते हो, वो हड्डियों को खराब करता है। बिजली से आप मोबाइल चलाते हो, वो दिमाग को खराब करता है। बिजली से टीवी देखते हो, वो समाज को खराब करता है। बिजली का और क्या इस्तेमाल बचा आपके पास? काम का तो कुछ भी नहीं करते हो बिजली से। और सरकारों ने और उन कंपनियों ने बिजली क्यों दी है मालूम है आपको? क्योंकि जब युद्ध छिड़ेगा तो बिजली के हिसाब से पता लगेगा कि गांव कहां पर है, बम गिराना होगा। अब पहले क्या होता था, शाम को 6 बजे दिया बंद कर देते थे, तो लड़ाई होती थी तो उनको पता ही नहीं चलता था गांव कहां है, खाली जगह कहां है, तो खाली जगह में गोले मारते रहते थे। अभी उन्होंने बड़ा गेम खेला कि गांवों को उजाड़कर शहरों को बड़ा करते जा रहे हैं कि बड़ा शहर है, सारा चमक रहा है, ऊपर जहाज से देखोगे तो सारे शहर का बीच कहां पर है पता लग जाएगा। बीच में एक बम डाल दो, सारे शहर को नेस्तो नाबूद कर देगा। नहीं, ये आपकी पहचान करने के लिए आपको बिजली दी जा रही है। बिजली का काम तो है ही नहीं है। अब बिजली से मेहनत बचा करके और बच्चे जिम में जाके मेहनत करें तो बेवकूफी होएगी ना। भाई बिजली से मेहनत बचती है तो तुम जिम में क्यों जाते हो? कहते मेहनत करने, तो तुम घर में क्यों नहीं कर लेते भैया? जो पहले मेहनत करते थे वो बीमार नहीं होते थे, ये उनको कौन समझाएगा? तो खाना क्या है, पहनना क्या है, सोना कैसे है, दवाई इलाज कैसे करना है, पढ़ना क्या है, काम क्या करना है, खेती कैसे करनी है, समाज मिलकर कैसे लड़ सकता है, आने वाले टाइम की विपदाओं से कैसे बचे, इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता है कि नहीं? बताइए जनों आप लोग। आपको लेडीज के अंदर चर्चा चलानी पड़ेगी, आपको लोगों के अंदर चलानी पड़ेगी, गांव के गांव इकट्ठा होंगे, बड़ी बड़ी पंचायतें होंगी और इसके ऊपर सीरियस डिस्कशन होंगे, तब जाकर बात बनेगी। चर्चा चलने लगेगी तो बोलेंगे हां ऐसे होना चाहिए। 24 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हम लोग इकट्ठे हो रहे हैं बच्चों की शिक्षा पे बात करने के लिए। और अगर आप लोग, दिल्ली कितना पड़ता है यहां से? है 70, नजदीक ही है। फिर तो 2-3 गांव से लोग आ सकते हैं, यहां से तो गाड़ियां भर भर के खूब लोग आ सकते हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इस चर्चा में भागीदारी के लिए आप 24 नवंबर को दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में आप ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेकर के आइए, आप ज्यादा से ज्यादा पुरुषों को लेकर के आइए, मैक्सिमम लोग इकट्ठा होकर के वहां आए, आकर के उस चर्चा की भागीदारी कर। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर मान लो ये वीडियो जाती है, पब्लिक के अंदर वीडियो जाएगी, देखेंगे कि यार 200-400 लोग थे, चर्चा चल रही थी, ठीक चर्चा चली, बात तो ठीक थी। कुछ कहेंगे ये तो सरकार का विरोधी है, कुछ कहेंगे ये तो भाजपा का विरोधी है, तो कांग्रेसी है, कुछ कह देंगे, कुछ भी कह देंगे, उनका मुंह तो किसी का पकड़ा नहीं जाता। लेकिन बात यह है कि मैंने तो यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करी है, मैं तो यहाँ समाज की बात कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ आपके और मेरे बच्चे की बात कर रहा हूँ। मेरे बच्चे को मैं तब तक नहीं बचा सकता जब तक उसके साथ पढ़ने वाला, साथ रहने वाला, साथ काम करने वाला बच्चा नहीं बचेगा। अगर उसके साथ काम करने वाला बच्चा नशेड़ी है तो एक दिन नशा वो मेरे बच्चे को भी देगा। अगर मेरे साथ वाला बच्चा डिप्रेशन में या फिर फ्रस्ट्रेटेड है तो वो मेरे बच्चे को भी एक दिन मार डालेगा, मुझे पक्का यकीन है। इसलिए मैं तो सबके बच्चे बचाने की बात कर रहा हूं कि मेरा बच्चा तो तभी बचेगा जब सबके बचेंगे। और इसलिए समाज में ये चिंतन बड़ा हो और लोग इस चिंतन पर चर्चा करने लगे और लोग कहें कि हाँ ऐसा होना चाहिए, इसलिए एक पूरा दिन हमने ताल कटोरा में चर्चा का रखा कि शिक्षा में क्या क्या गड़बड़ हो रही है, गांव में इसको ठीक कैसे करेंगे, हमसे परवरिश में क्या गड़बड़ हो रही है, अपने बच्चों की परवरिश की गलतियां, अपने शिक्षा की गलतियां, उनको ठीक कैसे करना है और अपने गांव की शिक्षा को 100% रोजगार देने वाली कैसे बनाना है। देखो भैया, गरीब का बच्चा हो या अमीर का बच्चा हो, सब परमात्मा के भेजे हुए बच्चे हैं।
सबके घर में खुशियां मनाई जाती हैं घर में बच्चा पैदा होने से, जैसे कि पूरा अनमोल कोई चीज़ आई है। उस बच्चे को कबाड़ मत बनने दीजिए, उस बच्चे को बेकार मत बनने दीजिए। ये एजुकेशन सिस्टम उसे बेकार बनाने पे लगा हुआ है, बर्बाद करने पे लगा हुआ है, और इसको बचाने का काम केवल गांव कर सकता है मिल करके। तो वो कौन सी गलतियां हैं, वो कौन सी इश्यूज हैं, इसका पता तो आपको लग जाएगा वहां तालकटोरा स्टेडियम में। हाँ, जो पढ़े लिखे लोग हैं या जो समझ सकते हैं, वो एजुकेशन वाली ट्रेनिंग नीडर इंडिया वाले चैनल पर जाकर, कोई प्लेलिस्ट है हमारी, उसमें सबसे नीचे वाली प्लेलिस्ट है पेरेंटिंग और एजुकेशन की ट्रेनिंग की, उसमें जाकर के ढूंढ सकते हैं। उसको तैयार कैसे करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, उसको कैसे मुझे भेजना है, वो 9518170000 नंबर पे व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। आप ट्रेनिंग की लिंक भी मांग सकते हैं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई कैसे ट्रेनिंग करनी है। अभी हमने एक ट्रेनिंग सेकंड लेवल की करी थी शिमला में, 15 से 18 अगस्त, 4 दिन की थी, और उन्होंने जाकर के अपने साथियों ने अपने अपने गाँव में काम भी चालू कर दिया है। तो पिछले काफ़ी अरसे से लगे हुए इस संघर्ष में और इस मिशन में काफ़ी लोग साथ आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं और अपने अपने गांव को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। यहाँ आपको अगर अपना बच्चा बचाना है तो पहले चिंतन करना पड़ेगा अपने गांव पर, और गांव पर चिंतन करने के लिए करनी पड़ेगी चर्चा। बस ये दिमाग में रखो। आप एक बात सोचो, किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देने के लिए जब टीवी में या रेडियो में कोई एडवर्टाइजमेंट देनी होती है तो वो कितने सेकंड की देता है? 10 सेकंड की या 15 सेकंड की देता है। 15 सेकंड में उसने क्या बता दिया भला आपको? कुछ भी नहीं। लेकिन वो हर गाने के बाद आएगी ऐड। और आपके गांव में प्राइवेट कंपनियों ने ये ब्यूटी पार्लर वाले और साबुनों की एडवर्टाइजमेंट भी चालू कर दी, क्रीम की, लाली पाउडर की। सबसे पहले तो अपने गांव में काली ब्रश लेके सारी कंपनियों के प्रोडक्ट पे काला निशान लगा दो। कहीं पर अगर वो मास्क है जरूरी फलाना, जब तक, ये अभी भी देख रहा हूं मैं कहीं जगह लिखा हुआ है, कम से कम उस पर तो कालिक पोत दो यार सारे मिल करके, कि यार अपने गाँव को इन गंदी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट तो ना सुननी पड़े। आपके जितने फिल्मों के अभिनेता हैं जो वहाँ नाटक करने का काम करते हैं फिल्मों में, वो लोग आपके बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? पान मसाला खाओ, दारू पियो, है ना, सोडा पियो, सिगरेट पियो, यही सिखा रहे हैं ना। 3 पत्ती खेलो, जुआ खेलो। और जो खिलाड़ी हैं वो आपके बच्चों को कह रहे हैं ड्रीम 11 बनाओ, मतलब वो सट्टा लगाना सिखा रहे हैं। नेता लोग आपकी जमीनों को बेच रहे हैं, आपके गांव को बर्बाद कर रहे हैं। तो जहां नेता का, अभिनेता का और खिलाड़ी का फोटो नजर आए, कालिक पोतनी चालू कर दो। सबसे पहले तो ये नहीं चाहिए हमको अपना गांव चाहिए। गांव की जरूरत की कोई भी चीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट चालू करो। वो जो मैं बता रहा था कि 10 सेकंड की एडवर्टाइजमेंट क्यों होती है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। आपको कोई भी बात अगर समझ में आनी है तो उसका एक ही तरीका है कि कम से कम आपने वो बात 21 बार सुनी होनी चाहिए, तब आप उस बात को अपना लोगे। समझ गए? इसलिए वो एडवर्टाइजमेंट हर 5 मिनट में आती है, ताकि आप उसको इतनी बार सुन लो कि जब दुकान पर जाओ, किसी भी कंपनी की लेनी हो, आप कोलगेट ही मांगते हो, टूथपेस्ट नहीं बोलते हो, क्योंकि वो जबान पे चढ़ गया, वो दिमाग में बैठ गया। मान लो मैं एक धुन बजाता हूं, उससे अगला शब्द आप बोलना। मैं कहता हूं हमारा, क्या आगे बोलना? हमारा समाज कह रहा था मैं, आप बजाज बोल रहे हो। क्योंकि ये जो ट्यूनिंग है ये बचपन से आपके दिमाग में इतनी गहरी बैठी हुई है। कोई बोलेगा ना इस म्यूजिक से हमारा बजाज, ये वाला आपने सुना होगा ना एडवर्टाइजमेंट टीवी में, वो छपा हुआ है अंदर। तो जब भी वो बात निकलेगी एकदम समझ में आया, हाँ
इसीलिए फिल्मों में इनको अभिनेता बनाया, अखबारों में इनके फोटो छपते हैं, ताकि आपको ये जानकारी हो जाए कि ये अच्छे लोग हैं, और फिर ये कहेंगे कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। और उस चक्कर में सारे कुनबे को लाइन में लगा दिया, और अब सारा कुनबा लाइन में लगा हुआ है। पहले तो टीके की लाइन में लगा हुआ था, अब शमशान घाट की लाइन में लगने की तैयारी है। जिन लोगों के शरीरों में दर्द चालू हो गया है, वैक्सीन के साइड इफेक्ट चालू हो गए हैं, डिटॉक्स करवा लीजिए। मान सिंह जी के पास नंबर मिल जाएगा 8557857235, इस पर मैसेज कर करके आप डिटॉक्स किट मंगवा लो। हर फैमिली के मेंबर के लिए 2 किट मंगवा लो, फ़ायदे में रहोगे। इस जहर को निकाल दो, और आने वाले टाइम में अपने बच्चों को लगने वाले सारे इंजेक्शन से बचाना है। अगले नंबर पर शिक्षा के ऊपर काम करने के लिए अपने गाँव में चर्चा चालू करनी है। ये चर्चा एक दिन में नहीं पूरी होगी। हमारे ग्रुप आप अगर बनाएंगे, इनके नंबर अगर होंगे तो सबके पास जो आने वाली टाइम की वीडियोस हैं उनको भेजिए, वो वीडियोस को सुनिए और षड्यंत्रों को समझिए। जब चीज़ें अच्छे से समझ में आने लग जाएं तो तब आप घर से अपने आप निकलने लग जाओगे। हम लोग अगले साल 2025 के शुरुआत में अपना एक गुरुकुल शुरू कर रहे हैं, एक स्कूल शुरू कर रहे हैं, अलग किस्म का स्कूल। वो स्कूल हम समाज को ये बताने के लिए कर रहे हैं कि बिना बिजली के, बिना बिजली इन द सेंस मतलब बिना आधुनिक तकनीक के आपके बच्चे बड़े साइंटिस्ट बन सकते हैं। समझ होनी चाहिए। वो बहुत साइंस छुपी है हमारे पुरखों के ज्ञान में। तो हम लोग इसके अंदर एक प्लान कर रहे हैं कि जितने भी बच्चे हमारे उस स्कूल के अंदर दाखिल हम करेंगे, हम एक गांव से 2 बच्चे मैक्सिमम प्लान कर रहे हैं कि 2 से ज़्यादा एक गांव से बच्चा नहीं लेना। और हम प्लान ये कर रहे हैं कि बच्चा एक बार हमारे स्कूल में दाखिल हुआ तो उसको समाज में कहाँ स्थापित करना है। वो नौकरी के लिए पैदा हुआ तो नौकरी, बिजनेस के लिए पैदा हुआ तो बिजनेस, खेल के लिए पैदा हुआ तो खिलाड़ी बनाकर ही हम उसको फ्री करेंगे। कि मतलब एक बार वो आ गया तो तैयार करके समाज में स्थापित करके देंगे। यानी कहने का मतलब है आपने नौकरी के लिए, बच्चे ने नौकरी के लिए ट्राई नहीं करना, उसको गुरुकुल तैयार करके देगा सब कुछ एवरीथिंग। तो सबके सब बच्चों को, मतलब एक भी बच्चा अगर बेरोजगार होगा उस स्कूल से निकलने वाला तो उसकी गारंटी हमारी होगी। समझ गए ना? बच्चे को ऐसी शिक्षा दी जा सकती है, ये समाज को बताने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हरियाणा के 7000 गांव से 2-2 बच्चे हर गांव से लेकर हम 14,000 बच्चे कम से कम चालू करने वाले हैं। तो इस मिशन के लिए, एजुकेशन की इस क्रांति के लिए हम लोग आगे बढ़े हुए हैं। जो गांव इसमें शामिल, मान लो आपका गांव इस एजुकेशन की क्रांति में शामिल होता है तो आपके गांव से भी 2 बच्चे लिए जा सकते हैं। तालकटोरा स्टेडियम में आप आएंगे, वहां आकर के इस चर्चा को मजबूत करेंगे, अपने गांवों से जुड़ेंगे, बाकी लोगों से जुड़ करके वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाएंगे और अपनी परंपराओं को बचाएंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आप में से गांव छोड़कर जो भी चला गया वो रिफ्यूजी हो जाएगा। इसलिए कोई भी इंतजाम कीजिए, लेकिन इस तरह से कीजिए कि किसी को गांव ना छोड़ना पड़े, क्योंकि हमारे गांव ही भारत हैं। शहर नरक हैं, नरक रह करके देखोगे तो पता चल जाएगा। गांव अभी भी स्वर्ग हैं, इनको नरक होने से बचा लीजिए, ये गलियां पक्की होने से बचा लीजिए। क्योंकि अमेरिका वालों को समझ में आ रहा है कि जो गोबर में रहते हैं, जो कीचड़ में रहते हैं, उनके बच्चे बीमार नहीं होते हैं। उनको अब समझ में आ रहा है, तो वो घरों में अब कीचड़ लाने लगे, मड थेरेपी करवाने लगे। अरे भैया ये तो हमारी गलियों में वैसे ही भरा रहता होता था, क्यों वरना हमारे बुजुर्गों को क्या साफ सफाई करनी नहीं आती थी? वो घर में सफाई रखते थे तो क्या गली साफ नहीं कर सकते थे? वो सब कर सकते। उनको पता था कि बारिश के मौसम में जो वो हमारी गलियां कच्ची हैं, उन कच्ची गलियों में, अब देखो ना, होली पे हम लोग गोबर ही लगाते थे। गलियों में पड़ा हुआ गोबर से हम होली खेलते थे ना, सबको ऐसे रगड़ते थे, सबको रगड़ते थे। और वो रगड़ने से अभी पता चलता है, हमको भी पहले पता नहीं था, हम भी पहले सोचते थे क्या यार, क्या होली गंद में होली खेलते हैं, गोबर भी कोई रगड़ने की चीज होती है। अब पता चलता है कि आयुर्वेद में पंचकर्म करते हैं तो वो गोबर लपेटते हैं हम पे।
मैं कहा ये क्यों करते हैं? वो बताते कि अगर जो होली का जो दिन होते हैं, जो होली का जो त्योहार होता है, उसके बाद जो मौसम आता है, उस मौसम में स्किन की एलर्जी के चांसेस होते हैं और उसको बचाने का काम केवल गोबर कर सकता है। तो वो हमारे त्योहारों में बीमारियों के इलाज छुपे होते थे। जन्माष्टमी के ऊपर जो पंजीरी खाई जाती है, उस पे हमारे वैद्य जी हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया वीडियो बनाई हुई है। उस पंजीरी में पड़ने वाला जो प्रोडक्ट है, वो हमको उस पित्त जो खराब हो जाता है उसको शांत करने के लिए ही वो त्योहार मनाया जाता है। हमारे हर त्योहार में साइंस छुपी हुई है। हमारे पुरखे ऐसे बेवकूफ़ नहीं थे, उन्होंने हर त्योहार को बड़े साइंटिफिकली डिज़ाइन किया था। तो जब हम लोग जुड़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ के ऊपर समझ बनती जाएगी कि हम ये त्योहार के बाद खीर क्यों चालू करते हैं, इस दिन का सारा दूध हम लोग क्यों इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी लस्सी क्यों नहीं, उस दिन हम बिलोते क्यों नहीं हैं, वो सब साइंस की छुपी हुई है। तो इस पे चर्चाएं लगातार चलती रहेंगी। जनता सरकार मोर्चा के लोग तो इस पे लगे रहेंगे। आप सब लोग आए, इतने लंबे समय तक बैठे और शांति से आपने सुनने का, बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत 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 आभार।